गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। हम बात कर रहे थे बाल विकास की अवस्थाओं की, और हम जो अवस्थाएं पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हमने कल देखी थी। पहली अवस्था थी शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी थी प्रौढ़ावस्था। चारों अवस्थाओं की डिटेल हम समझ रहे थे। पहली अवस्था जो शैशवावस्था है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक हमने शैशवावस्था पढ़ा है। शैशवावस्था का उपनाम तथा शैशवावस्था की परिभाषाएं और शैशवावस्था की विशेषताएं हमने देखी थी। आज हम बाल्यावस्था के उपनाम यानी बाल्यावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में किसने क्या परिभाषा दी है तथा इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम बाल्यावस्था के उपनाम, इसे क्या क्या कहा जाता है। कल हमने शैशवावस्था के बारे में कहा था कि इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, जबकि बाल्यावस्था को कहते हैं खेल की आयु। यानी शैशवावस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है, जबकि यहाँ स्वयं खेल बना के खेलता है। दूसरी इसकी विशेषता थी विद्यालय की प्रारंभिक आयु। विद्यालय की प्रारंभिक आयु, जबकि हमने कल देखा था कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है और उसका समय भी हमने देखा था 3 से 6 वर्ष। जबकि दूसरी जो विशेषता है बाल्यावस्था की वो है विद्यालय की प्रारंभिक आयु, यानी यहाँ से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। और इसकी जो तीसरी अवस्था है वो है इसकी जो तीसरा उपनाम है वो है गेम एज। यानी बाल्यावस्था को गेम एज कहते हैं, हिंदी में कहूँ तो खेल अवस्था। जो यहाँ भी हम देख चुके हैं, बच्चा यहाँ पर खेल खेलने लग जाता है। और खेल कैसे खेलता है? समूह बनाकर, एक गैंग बनाकर खेलता है, तो इसे गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज यानी समूह या टोली अवस्था। समूह या टोली अवस्था। नेक्स्ट है कि इसको मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था। देखो, मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है कि इस उम्र का जो बालक है स्कूल जाना आरंभ कर दिया है, उसने वो क्या करता है कि जो स्कूल में उसे पढ़ाया जाता है घर में आकर वापस ऐसा ही रिपीट करता है। घर वालों को कहता है कि आज मुझे स्कूल में ये पढ़ाया है, आप सब बैठ जाओ, मैं आपको वैसा ही पढ़ाता हूँ। यानी वो क्या कर रहा है? टीचर नहीं है, फिर भी टीचर का बहाना टीचर बन रहा है। यानी उसने, दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि उसने कोई मूवी देखी है ना, मूवी देखने के बाद वो वैसे ही एक्टिंग करता है जो उसने मूवी में देखी थी। यानी वो क्या कर रहा है कि वो एक्टिंग फील्ड में न होते हुए भी एक्टिंग कर रहा है। यानी क्या कर रहा है? झूठा बहाना कर रहा है, मिथ्या कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था यानी इस अवस्था का बच्चा विचार करने लग जाता है, वस्तुओं के बारे में विचार करने लग जाता है कि ये क्या है, ये कैसे बनती है ना। यानी उसमें विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब वो उसमें विचार तो आते हैं, वो किस प्रकार के आते हैं? वो आते हैं मूर्त प्रकार के। यानी इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त क्या होता है? एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त, है ना, दोनों में अंतर है। मूर्त का मतलब होता है कि जो वर्तमान में हमारे सामने है,
जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है और उसके बारे में यदि हमें चिंतन करना हो तो उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। यानी आपके सामने ये पेन है और आपको कह दिया जाए कि इस पेन के बारे में मुझे बताया जाए, है ना, तो इस पेन को आप दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बता सकते हो कि ये काय से बना है, किस कलर का है। यानी मूर्त का मतलब होता है वर्तमान में जो आपको दिख रहा है, और अमूर्त का मतलब होता है कि जो वर्तमान में आपको दिख नहीं रहा है और उसके बारे में आपको सोचना है। तो बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो केवल मूर्त चिंतन कर सकता है, जो वर्तमान में उसे दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोच सकता है, अमूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। देखो, इसका मतलब है कि बच्चे में अब सामाजिकता आने लग गई है, वो समाज के लोगों के साथ में घुल मिल गया है, समाज के नियमों को अब उसे सीखना पड़ेगा कि समाज में कैसा व्यवहार उसे करना है और कैसा व्यवहार नहीं करना है। यानी अब उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, सामाजिक नियमों को, कौन से नियमों को सीखना है और कौन से नियमों को नहीं सीखना है। यानी क्या हो गया, द्वंद्व उत्पन्न हो गया, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। लास्ट इसका जो उपनाम है वो है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। देखो, बाल्यावस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चा विद्यालय जाना आरंभ कर देता है, वो शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है, तो उसके लिए ये जो आयु होगी वो शिक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए इसे शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। और ये सारे क्या है, बाल्यावस्था के उपनाम है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गेम एज किस अवस्था को कहते हैं, ठीक है, तो आपको लगाना है बाल्यावस्था। या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सी अवस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो होगी बाल्यावस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमने शैशवावस्था में देखा था कि शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था के बारे में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा होगी, इसकी एक और उपनाम छूट गया है, इसे कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल। अब देखो, क्यों कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल? बच्चे ने क्या किया, विद्यालय जाने आरंभ कर दिया, है ना। विद्यालय जाएगा तो वो कुछ सीखेगा, यानी उसके जीवन का क्या होगा, निर्माण होगा, जीवन में उसका विकास होगा, तो इसे कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल। और ये जो परिभाषा दी है वो दी है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड के बारे में हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि इन्होंने क्या दिया, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया। और यहाँ पर फ्रायड जी कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का क्या है, निर्माणकारी काल। देखो, याद कैसे करेंगे कि यहाँ पर आया है मंड शब्द, है ना, और मंड का मतलब होता है निर्माण, है ना। हम कहते हैं ना कि मांडना मांड लिया या रंगोली मांड ली, तो मंड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, और यहाँ भी क्या आया है, निर्माण, और मंड का मतलब भी क्या होता है, निर्माण। याद हो जाएगा, जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट विशेषता है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। ये परिभाषा है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। ठीक है, लास्ट जो अवस्था है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। ये जो परिभाषा दी है ये दी है दो व्यक्तियों ने, एक है जोन्स और एक है सिम्पसन। जोन्स और सिम्पसन ने बाल्यावस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहा। ठीक है, ये परिभाषाएं हो गई, तीन परिभाषा में मिली। सिगमंड फ्रायड ने कहा जीवन का निर्माणकारी काल, और किलपैट्रिक ने कहा प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, जबकि जोन्स और सिम्पसन ने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। ये सारे इसके उपनाम हैं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं।
बाल्यावस्था के बारे में एक परिभाषा और हमें मिलती है कोल एवं ब्रुस्की। कोल एवं ब्रुस्की इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। ये कहा है बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रुस ने। देखो कैसे याद करेंगे, कोल और ब्रुस है ना। कोल से हम मान लेते हैं कोलगेट, और यहाँ क्या है ब्रुस, कोलगेट और ब्रुस। जिस प्रकार कोलगेट के बिना हम ब्रुस नहीं कर सकते है ना, और ब्रुस के बिना कोलगेट किसी काम का नहीं, यानी दोनों का संबंध क्या है, अनोखा है। और यहाँ भी बात काहे की आई है, अनोखे काल की। कोलगेट और ब्रुस का क्या है, अनोखा संबंध, और शब्द क्या आया है, अनोखा। कोल एवं ब्रुस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं हो गई। विशेषताओं की बात हम कर रहे थे। विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का मतलब होता है जानना, है ना। शैशवावस्था में हमने एक विशेषता देखी थी कि वहां पाई जाती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, दोनों में अंतर है। शैशवावस्था के बच्चे में पाई जाती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जबकि बाल्यावस्था में पाई जाती है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का मतलब जानना, यानी शैशवावस्था का बच्चा किसी नई चीज को देखता है तो पूछता है कि ये क्या है ना, यानी उसे जानने की रुचि है। और उसे यदि बता देंगे तो ठीक, और नहीं भी बताया तो इतनी जिद नहीं करेगा। जबकि जब बाल्यावस्था का बच्चा है, यदि उसने किसी चीज के बारे में पूछा कि ये क्या है, तो उसे बताना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो बार बार पूछता रहेगा ये क्या है, बताओ ना ये क्या है। यानी उसमें क्या है, जानने की रुचि है, ज्यादा प्रबलता है। यहाँ पर केवल प्रवृत्ति है और यहाँ पर प्रबलता है, दोनों में अंतर है। ये शैशवावस्था की विशेषता है, जबकि ये बाल्यावस्था की विशेषता। ठीक है, अगली विशेषता है खेल में अत्यधिक रुचि। खेल में अत्यधिक रुचि। 6 से 12 वर्ष के बच्चे का मन खेल में ज़्यादा लगता है ना, यानी खेल में उसकी अत्यधिक रुचि होती है। और खेल भी कैसा खेलता है, सामूहिक, अकेला नहीं खेलता, गैंग बनाकर खेलता, समूह में खेलता है। यानी खेल कैसा खेलेगा, कैसी विशेषता रहेगी, सामूहिक खेलों की भावना। सामूहिक खेलों की भावना। खेल खेलेगा लेकिन टोली बनाकर खेलेगा, समूह बनाकर खेलेगा। नेक्स्ट विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध, या मैं कह सकती हूं यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण, दोनों एक ही बात है। वास्तविक जगत से संबंध या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण कहाँ पाया जाता है, बाल्यावस्था में। कैसे, एक छोटा बच्चा था शैशवावस्था का, उसने सूर्य उधर आकाश की तरफ देखकर पूछा कि ये क्या है ना, सूर्य की तरफ देखकर पूछा कि ये क्या है। तो मम्मी ने उसे बताया कि ये क्या है, सूर्य मामा, सॉरी चंदा का बताया कि ये क्या है, चंदा मामा है। तो छोटे बच्चे ने उसे मान लिया कि इसे चंदा मामा कहते हैं। ठीक है, और वो ही बच्चा जब बाल्यावस्था में आया तो उसे पता चल गया कि ये तो केवल पृथ्वी का एक उपग्रह है, जबकि मेरे मामा तो कोई और ही है। यानी उसने क्या कर लिया, वास्तविक जगत से संबंध कर लिया। यथार्थवादी दृष्टिकोण उसमें आ गया कि चांद में और मामा में क्या है, अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है समलिंगीय समूह भावना। समलिंगीय समूह भावना, इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चे की खेल में अत्यधिक रुचि होती है, लेकिन किसके साथ खेलेगा, यदि लड़का है तो लड़कों के साथ में, और लड़की है तो लड़की के साथ में, यानी समलिंग, एक ही लिंग वालों के साथ में खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति,
इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे का कोई उद्देश्य नहीं रहता, फिर भी वो भगा भगा फिरता है ना। कोई उद्देश्य नहीं रहता, फिर भी गलियों में ऐसे ही दौड़ता रहता है, यानी निरुद्देश्य क्या करता है, भ्रमण करता है। नेक्स्ट विशेषता आती है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में होती है। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई भी चीज उसे दो, वो इकट्ठा करके उसे रखेगा, है ना। यदि उसका पेन भी चलना बंद हो गया, उसमें स्याही खत्म हो गई, तो वो पेन को फेंकेगा नहीं, इकट्ठा करेगा और बताएगा बच्चों को, देख मेरे पास इतने पेन है ना। कॉपी यदि उसकी भर गई तो उसे फेंकेगा नहीं, बैग में ही रखेगा और कहेगा कि देख मेरा बैग इतना बड़ा हो गया। यानी उसमें क्या है, संग्रह की प्रवृत्ति है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है। कब, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट विशेषता आती है आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना, इसका मतलब है कि जब शैशवावस्था में बच्चा था तो वो क्या था, पराश्रित था, यानी दूसरों पर निर्भर था। जबकि बाल्यावस्था लगने के बाद वो स्वयं पर निर्भर होने लग जाता है, यानी अब स्वयं खाना खा सकता है, स्वयं नहा के स्कूल के लिए तैयार हो सकता है, यानी वो दूसरों पे अब निर्भर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में आनंद, या मैं कह सकती हूं कि सृजनशीलता की भावना। सृजनशीलता की भावना, दोनों एक ही शब्द है। देखो, इस अवस्था का बच्चा क्या करेगा, उसे रचनात्मक कार्यों में या फिर सृजनशील कार्यों में आनंद आएंगे। रचनात्मक कार्य ऐसे कार्य जो हाथ से बनाए, हाथ से किए जाते हैं। जैसे कि कोई खिलौना है, उसे वो जानबूझकर तोड़ देगा और उसके बाद उसे जोड़ेगा, यानी उसे क्या आ रहा है, उस खिलौने को तोड़कर वापस जोड़ने में मजा आ रहा है, यानी हाथ से करने वाले कार्यों में क्या आ रहा, आनंद आ रहा है। सृजनशीलता की उसमें क्या है, भावना है। नेक्स्ट विशेषता है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास, शैशवावस्था में क्या था, बच्चे में नैतिक गुण नहीं आए थे, है ना। उसके घर पर गेस्ट आए थे, गेस्ट आने के बाद भी वो रो रहा था, यानी उसमें क्या थे, नैतिक गुण नहीं थे। अब यदि उसे कह दो कि बेटू गेस्ट आए हैं घर में, रोना बंद हो जा, है ना, चुप हो जा, तो वो चुप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें नैतिक गुण आ गए हैं, नैतिक गुणों का विकास हो गया है। नेक्स्ट विशेषता है मैं की भावना के स्थान पर, मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना। मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना। इसका मतलब है कि शैशवावस्था के बच्चे में कौन सी विशेषता थी, स्वार्थी एवं स्वकेंद्रितता की, यानी जो कुछ है सब उसके लिए है। कब, शैशवावस्था में बच्चा सोचता था कि पापा मेरे लिए फ्रूट लेके आए हैं, सारे फ्रूट मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा, यानी उसमें क्या थी, अहम केंद्रितता थी, स्वार्थीता, वो किसी को कुछ नहीं देना चाहता था। जबकि बाल्यावस्था में क्या हो गया, मैं के स्थान पर हम की भावना आ गई, यानी बच्चा अब कहेगा कि ये जो फ्रूट है हम सब बांट कर खा लेंगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, हम सब बांट कर खा लेंगे, यानी उसमें क्या आ गया, मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना आ गई है। लास्ट विशेषता है इसकी शारीरिक व मानसिक विकास में मंदता। शारीरिक व मानसिक विकास में मंदता कह लो, या फिर हम कह सकते हैं स्थिरता। इसका मतलब है कि बाल्यावस्था लगने के बाद बच्चे का उसकी शारीरिक विकास यानी उसकी वृद्धि बढ़ना, लंबाई बढ़ना अचानक से रुक जाती है, और उसका मानसिक विकास भी ज्यादा नहीं होता। दोनों ही विकास, शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही विकास बाल्यावस्था में धीमे हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है, स्थिर हो जाता है,
तो वो होता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक व मानसिक विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में रुक जाता है, वापस किशोरावस्था लगने के बाद शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होने लग जाती है। एक और एक विशेषता इसकी आती है रुचियों का विकास। रुचियों का विकास, देखो इस अवस्था में बच्चे में रुचियों का विकास तो हो जाता है, लेकिन उसकी रुचियां स्थायी न होकर परिवर्तित होती रहती हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि एक बाल्यावस्था का बच्चा है, उसकी रुचि है कि उसे क्या करना है, डॉक्टर बनना है। वो बार बार कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, यानी उसका इंटरेस्ट काय में है, डॉक्टर बनने में है। और यदि उसी समय थोड़ी देर बाद हम उसे कह दें कि तेरे में तो इंजीनियर बनने की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मैथ से तू बड़ा अच्छा करता है, इंजीनियर बन सकता है, तो वो क्या कहेगा, हाँ दीदी आपने सही कहा। यानी उसकी रुचि काई से काई में परिवर्तित हो गई। अभी वो डॉक्टर बनना चाहता था, अब क्या चाहता है, हाँ मैं तो इंजीनियर बन सकता हूँ। यानी रुचि तो उसमें विकास हो गया, रुचि का विकास तो हो गया, लेकिन रुचि क्या हो गई, परिवर्तित होती रहती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी ने कह दिया कि तू तो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, तू क्रिकेटर बन सकता है, तो उसकी रुचि वापस कहाँ आ गई, क्रिकेटर में आ गई। यानी उसकी रुचियाँ बदलती रहती है, ठीक है। ये सब क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषताएं हमने समझी, बाल्यावस्था के उपनाम तथा बाल्यावस्था की विशेषताएं हमने समझी। लास्ट अवस्था में मिलती है बाल विकास में किशोरावस्था, उसके बारे में अब हम समझते हैं। किशोरावस्था, एडोलसेंस, है ना। इसकी जो उम्र है वो है 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का जो समय है वो है 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का और 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था का। 13 वर्ष लगने के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीन एज किसे कहते हैं, टीन एज, है ना। टीन एज का समय है 13 से 19, यानी किसमें हमें मिली टीन एज, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही क्या कहते हैं, टीन एज। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि टीन एज किसे कहते हैं, 13 से 19, 13 से 18, 13 से 20, तो हमें लगाना है 13 से 19। क्यों, इसको इसलिए कहते हैं टीन एज कि देखो 12 के बाद में शुरू हो रहा है 13, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं 13, और इधर शुरू होता है 19, अंत होता है 19 पे, है ना। 13 और 19, 13 के बाद में भी टीन आ रहा है और 19 के बाद में भी टीन आ रहा है, इसलिए 13 से 19 तक की जो एज है उसे कहा जाता है टीन एज, ठीक है। अब ये जो एडोलसेंस शब्द है ये बना है एडोलसियर शब्द से। एडोलसेंस शब्द जो बना है एडोलसियर शब्द से बना है, और ये जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है, ठीक है। और इस शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी 13 वर्ष लगने के बाद बच्चा परिपक्व होने लग जाता है, सर्वांगीण रूप से, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों से वो परिपक्व होने लग जाता है 13 वर्ष की आयु के बाद, यानी टीन एज में, किशोरावस्था में बच्चा परिपक्व होने लग जाता है। और देखो ये जो एडोलसेंस शब्द है इस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। एडोलसेंस एक पुस्तक लिखी है और वो लिखी है स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस हिंदी में कहे तो किशोरावस्था। किसने लिखा, एडोलसेंस ने लिखा, स्टैनली हॉल ने लिखा 1904 में। और इस पुस्तक में इन्होंने पूरा का पूरा किशोरावस्था के बारे में बताया, इसलिए स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था का जनक। किशोरावस्था का
जनक। और बाल विकास के जनक कौन है? बाल विकास के जनक भी स्टर्नली हॉल है, जबकि किशोरावस्था के जनक भी कौन है? स्टर्नली हॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के उपनाम की। शैशवावस्था के उपनाम हमने समझे, बाल्यावस्था के उपनाम समझे, उसी प्रकार किशोरावस्था के भी कुछ उपनाम हैं। यानी किशोरावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो पहला उपनाम हमें मिलता है इसमें जीवन का कठिन काल। जीवन का कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी उलझनें इस अवस्था में आती, इसलिए इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। उलझन की अवस्था, है ना। और ये जो उलझनें आती हैं इस तरह आती है जैसे आंधी तूफान हमारी जिंदगी में आ रहा हो, तो इसलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। दुख आते हैं 13 वर्ष के बाद, कठिनाइयाँ आती हैं और किस प्रकार आते हैं? आंधी तूफान की तरह, इसलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था, दुखों की अवस्था, देखो सारे दुख भरे शब्द हैं। जीवन का कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, दुखों की अवस्था, तनाव और संघर्ष की अवस्था, तनाव व संघर्ष की अवस्था। यानी इस अवस्था में बच्चा टेंशन में रहने लग जाता है ना, और संघर्ष भी करता है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, है ना। तनाव में, टेंशन में आ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। देखो 4-5 शब्द सारे दुख भरे हैं। जीवन का कठिन काल, उलझन की अवस्था, उलझने आएगी किस प्रकार? आंधी तूफान की तरह, इसलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। दुखों की अवस्था, तनाव व संघर्ष की अवस्था, ये सब क्या है? समस्याएं हैं, तो इसे समस्याओं की आयु भी कहते हैं। सारी समस्याएं किशोरावस्था में आती हैं, समस्याओं की आयु। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है जीवन का स्वर्ण काल, है ना। ये अलग शब्द आ गया थोड़ा, जीवन का स्वर्ण काल। अभी तक सारे दुख भरे शब्द हमें मिल रहे थे, यहाँ आते से चेंज हो गया। जीवन का स्वर्ण काल, है ना, सोने जैसा सुनहरा काल किशोरावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि देखो इस अवस्था का जो बच्चा है 13 से 18 वर्ष की आयु का बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो करूं उसमें कोई रोक टोक ना हो, है ना। मैं मूवी देखने जाऊं तो मुझे कोई न रोके, मैं घूमने जाऊं तो मुझे कोई न रोके, है ना। ऐसा वो चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। और यदि उसे मम्मी पापा की तरफ से स्वतंत्रता मिल गई तो उसके लिए वो क्या होगा? जीवन का स्वर्ण काल। नहीं तो फिर क्या होगा? दुखों की अवस्था, उलझन की अवस्था। यदि उसे स्वतंत्रता मिल गई तो उसके लिए वो काल होगा बसंत ऋतु की अवस्था। बसंत ऋतु की अवस्था। और यदि उसे स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके लिए ये काल होगा पतझड़ ऋतु की अवस्था। पतझड़ ऋतु की अवस्था। स्वतंत्रता मिली तो बसंत ऋतु, और स्वतंत्रता नहीं मिली तो पतझड़ ऋतु। नेक्स्ट विशेषता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था। देखो बाल्यावस्था का बच्चा क्या कर रहा था? मूर्त चिंतन कर रहा था। बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन कर रहा था, जबकि जैसे ही किशोरावस्था लगती है बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। और अमूर्त का अर्थ हमने समझा था जो नहीं दिख रहा वर्तमान में, यदि उसके बारे में भी यदि आपको चिंतन करने का कहा जाए तो उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? वो होता है किशोरावस्था में। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है संवेगात्मक
परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। इसका मतलब है कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे के संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत जल्दी बदलते हैं। संवेग का मतलब होता है मन की एक भावना, उथल पुथल को हम संवेग कहते हैं। यदि बच्चा इस समय यदि श्रृंगार रस की कविताएं सुन रहा है और यदि अचानक से उसे वीर रस की कविताएं सुनाई जाए तो उसके जो भाव है श्रृंगार रस से काय में परिवर्तित हो जाते हैं, वीर रस में। ये क्या है? संवेग। अभी वो खुशी वाला संवेग था उसमें, और अब जो संवेग उत्पन्न होगा वो उत्साह वाला संवेग उत्पन्न होगा, यानी उसमें क्या हो गया? संवेग परिवर्तन हो गया। और ये सबसे ज्यादा कब होता है? किशोरावस्था में। लास्ट इसकी विशेषता है अत्यधिक वृद्धि एवं विकास की अवस्था। अत्यधिक वृद्धि एवं विकास की अवस्था। बाल्यावस्था में क्या हुआ था? बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ गई थी, यानी उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक गया था, धीरे हो गया था। जबकि जैसे ही किशोरावस्था लगती है उसका मानसिक और शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है ना। और सबसे ज्यादा ये कब होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, ये इसके उपनाम हैं। और अब कुछ परिभाषाएं इसके बारे में हमें मिलती है। हम देखते हैं परिभाषाएं। पहली परिभाषा है जीवन का कठिन काल। पहला ही उपनाम जीवन का कठिन काल, ये कहा है किलपैट्रिक ने। जीवन का कठिन काल इसे कहा है किलपैट्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है स्टैनली हॉल की। और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कहा है आंधी तूफान की अवस्था। जो इसका तीसरा उपनाम है आंधी तूफान की अवस्था, ये कहा है स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल। नेक्स्ट परिभाषा हमें मिलती है कोल एवं ब्रुश की। अलग से लिखना पड़ेगा, कोल एवं ब्रुश। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का जो प्रमुख चिन्ह होता है वो संवेगात्मक विकास में तीव्रता होता है ना। यदि आपका संवेग तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है तो मान लिया जाएगा कि बच्चे में क्या आ गई? किशोरावस्था आ गई। तो क्या कहा कोल एवं ब्रुश ने कि किशोरावस्था का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक परिवर्तन है। संवेगात्मक परिवर्तन है। यदि संवेग बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं तो किशोरावस्था उसमें आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट विशेषता हमें मिलती है क्रो एंड क्रो की। क्रो एवं क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर ही, यानी कह सकते हैं कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। क्या कहा क्रो एंड क्रो ने कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति व भावी जीवन का परिवर्तन काल है। भावी जीवन का परिवर्तन काल है। देखो क्या कह दिया कोल एवं ब्रुश ने कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन का परिवर्तन काल है। इसका मतलब यह है कि किशोरावस्था में हम जो कुछ करते हैं वो ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है ना। किशोरावस्था में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा सब्जेक्ट लेंगे तो उससे हमारे भविष्य का निर्माण होगा, यानी भावी जीवन उसी में परिवर्तित होगा जो हम किशोरावस्था में करेंगे। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। लास्ट विशेषता है कोल सैनिक की। किशोरावस्था की लास्ट विशेषता है कोल सैनिक।
इन्होंने कहा कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। देखो इसको क्या मतलब हुआ, कोल सैनिक जी का कहना है कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं प्रौढ़ों को यानी अपने से बड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि इस अवस्था का बच्चा है वो स्वतंत्र रहना चाहता है ना, और मम्मी पापा उसे स्वतंत्र यदि नहीं रहने देते हैं तो वो क्या समझते हैं कि ये जो प्रौढ़ है, ये जो मम्मी पापा है, दादा दादी है, ये क्या है, मेरे मार्ग में बाधा है। ये किसने कहा? कोल सैनिक ने कहा। ये किशोरावस्था की परिभाषाएं हो गई। पहली परिभाषा है किलपेट्रिक की, दूसरी स्टैनली हॉल की, तीसरी है क्रो एंड क्रो की, और चौथी है कोल सैनिक की। ठीक है, अब हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। विशेषताएं, पहली विशेषता है किशोरावस्था की दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, या इसे मैं कह सकती हूं कल्पना का बाहुल्य। कल्पना का बाहुल्य है ना, देवा स्वप्न की प्रवृत्ति या फिर कल्पना का बाहुल्य, दोनों ही एक ही बात है। इस अवस्था के बच्चे सपने देखता है, कल्पना करता है कि मैं एसआई बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, और जिसके सपने वो देख रहा होता है, जिसकी कल्पना वो कर रहा होता है, जिस पद की वो कल्पना कर रहा है, यदि वो उसे नहीं मिला तो फिर उसमें अपराध प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो अपराध करने लग जाता है। तो तीसरी विशेषता है इसकी अपराध प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति, देखो कैसे याद कर लिया, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, कल्पना का बाहुल्य, कल्पनाशीलता शैशवावस्था में भी पाई जाती है, लेकिन अत्यधिक कल्पनाशीलता किशोरावस्था में पाई जाती है। और जिसके वो स्वप्न देख रहा है, जिसकी वो कल्पना कर रहा है, यदि वो उसे नहीं मिला तो फिर बच्चे में क्या आ जाती है, अपराध प्रवृत्ति आ जाती है। और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अपराध किस अवस्था का बच्चा करता है, किशोरावस्था का बच्चा। नेक्स्ट विशेषता है सुख व आनंद की चाह। सुख व आनंद की चाह, इस अवस्था का बच्चा सुखी रहना चाहता है ना, स्वतंत्र रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे सुखी सुख मिले, दुख मेरे जीवन में न आए। नेक्स्ट विशेषता है समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना, किशोरावस्था के बच्चे में समाज सेवा की भावना आ जाती है। वो समाज के लोगों के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करवाने लग जाता है, और वो चाहता है कि मैं समाज की सेवा करूं, कुछ ऐसा काम करूं कि समाज में लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता आती है वो यही आती है समाज स्वीकृति की भावना। समाज स्वीकृति की भावना, इसका मतलब है कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि समाज में मैं मेरे नाम से जाना जाऊं, है ना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है विषम लिंगीय भावना। विषम लिंगीय भावना, देखो हमने शैशवावस्था में भी देखा था कि वहां भी विषम लिंगीय भावना होती है, वो मम्मी पापा के प्रति। यदि लड़की है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पापा के प्रति, और यदि लड़का है तो एडिपस ग्रंथि के कारण मम्मी के प्रति। सेम वैसा ही किशोरावस्था में भी विषम लिंगीय लगाव होता है, और बाल्यावस्था में क्या होता है, समलिंगीय लगाव, है ना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वीर पूजा। वीर पूजा या नायक पूजा की भावना। वीर पूजा या नायक पूजा की भावना, इसका मतलब होता है कि किशोरावस्था के बच्चे में या तो कोई वीर महान पुरुष, भगत सिंह, विवेकानंद, जो वीर पुरुष हुए हैं, उनके संस्कारों को वो मानता है, उनको अपना आइडल मानता है।
और या फिर बच्चा किसी अभिनेता को, है ना, हीरो को अपना आइडल मानता है। यहाँ पर वीर को यदि मानेगा तो भगत सिंह, विवेकानंद, इनमें से किसी को मानेगा। और यदि वो नायक में से अपना आइडल चुनता है तो सलमान खान, शाहरुख खान, किसी को भी अपना आइडल चुन सकता है। यानी वीर पूजा या नायक पूजा की भावना जो होती है किशोरावस्था में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी धर्म या ईश्वर में विश्वास या अविश्वास। धर्म या ईश्वर में विश्वास या अविश्वास। इस विशेषता का मतलब है कि किशोरावस्था का बच्चा या तो पूरी तरह से भगवान को मानेगा या फिर बिल्कुल नहीं मानेगा, या तो पूरी तरह से आस्तिक होगा या फिर नास्तिक होगा। नेक्स्ट विशेषता हमें देखने को मिलती है व्यवसाय चुनाव की समस्या। व्यवसाय चुनाव की समस्या। किशोरावस्था लगने के बाद ये समस्या सबसे बड़ी हो जाती है कि मैं कौन सा व्यवसाय चुनूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सा व्यवसाय चुनूं, है ना। ये किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट विशेषता है विचारों में मतभेद। विचारों में मतभेद। और किसके विचार? बुजुर्गों के विचार और किशोर के विचार नहीं मिलते, है ना। हमने देखा होगा कि यदि किशोरावस्था का लड़का बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जो गलत है और मम्मी पापा या दादा दादी उसे मना करते हैं तो वो कहता है कि दादाजी आपका जो जमाना था वो कोई और था, अब जमाना बदल गया है। यानी वो क्या सोच रहा है, उसके विचार बुजुर्ग से, दादाजी से नहीं मिल रहे हैं, यानी उसके विचारों में मतभेद है। और यदि उसके जो विचार हैं उसको यदि नहीं माना गया तो फिर वो विद्रोह करने लग जाता है, लड़ाई करने लग जाता है। यानी उसमें क्या आ जाती है, विद्रोह की भावना। ये भी किशोरावस्था की विशेषता है कि यदि उसके विचारों को नहीं माना गया तो वो लड़ाई करने लग जाता है, विद्रोह पर उतर आता है। यानी उसमें क्या है, विद्रोह की भावना का विकास हो गया है। चरित्र निर्माण का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। चरित्र निर्माण। यहाँ पर क्या होने लग जाता है, बच्चे के व्यवहार में सुधार आने लग जाता है, धीरे धीरे उसके चरित्र का निर्माण होने लग जाता है और उसमें आत्म संप्रत्यय की भावना आ जाती है। आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय की भावना का मतलब होता है अच्छे बुरे की परख। इस अवस्था का बच्चा समझने लग जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आत्म संप्रत्यय की भावना उसमें आ जाती है। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता मिलती है वो है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ या व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ और या व्यक्तिगत मित्रता वो हमें किशोरावस्था में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संवेगों का वेग। संवेगों का वेग बहुत प्रबल होना। बहुत प्रबल होना। इसका मतलब है संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। किशोरावस्था में संवेग बहुत जल्दी बदलते हैं। लास्ट विशेषता है स्थिरता। स्थिरता व समायोजन का। स्थिरता व समायोजन का अभाव। इसका मतलब है कि यदि बच्चे के विचारों को नहीं माना गया तो वो समायोजन नहीं कर पाता। जहां उसके विचार नहीं माने जा रहे हैं वहां पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकता, यानी उस जगह पर वो समायोजन नहीं कर पाता। स्थिरता का मतलब होता है ज़्यादा देर नहीं रुकता, यानी उसमें क्या है, स्थिरता व समायोजन का अभाव है। ये सब हमने देखी किशोरावस्था की विशेषताएं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा विकास के सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू।